हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सब ने क्लास 9 के एनुअल एग्ज़ाम की पेपर स्टाइल और ब्लूप्रिंट समझ ली होगी। क्लियर। मैंने आपको बताया है कि आप जब सेकेंडरी सेक्शन में होते हो, सेकेंडरी सेक्शन में से जब प्राइमरी सेक्शन में से जब आप सेकेंडरी सेक्शन में आते हो तो टीचर्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है और आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे पेपर्स लिखते हैं उस तरह से आप लोगों को पेपर लिखना है। आज मैं आपको पेपर लिखना सिखा रही हूँ कि किस तरह से पेपर लिखेंगे, क्योंकि आपकी पूरी पेपर स्टाइल 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहेगी एनुअल एग्ज़ाम की। क्लियर। तो आप सबको नाइन्थ के एनुअल एग्ज़ाम तक ये सब आ जाना चाहिए कि किस तरह से हमें पेपर लिखना है, हाउ टू राइट। क्लियर। तो ही आप लोग 10th स्टैंडर्ड में उसी तरह से फॉलो करोगे और प्रॉपर वे में पेपर लिखोगे। जैसे कि सेक्शन ए बी सी डी कल ही मैंने आप लोगों को पेपर स्टाइल एक्सप्लेन की है। होप है, मुझे लगता है तब तक आपने वो सारे वो वीडियो देख लिया होगा। अगर ना देखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके वो वीडियो को पहले आप लोग देख लो, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि टोटल 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। 4 सेक्शन में से फर्स्ट टू 24 क्वेश्चंस जो है वो सेक्शन ए में होता है। फर्स्ट से लेके 24 क्वेश्चन सेक्शन ए में होते हैं। उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, 1 मार्क का आंसर, इतने 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने एक सैम्पल पेपर रख रही हूँ। जो आपकी पेपर स्टाइल है उसके हिसाब से मैंने एक सैम्पल पेपर आपको समझाने के लिए निकाला है। स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथ्स टोटल मार्क्स 80। क्लियर। स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथ्स टोटल मार्क्स 80। सेक्शन ए टोटल है आपका 24 मार्क का क्वेश्चन। क्लियर। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको किस तरह से पेपर में मतलब सप्लीमेंट्री में लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर। जैसे कि आपको बीचों बीच आपको हेडिंग डालना है सेक्शन ए और उसके ऊपर कर देना है बॉक्स। क्या डालना है, सबसे पहले मिडल में सेक्शन ए डालना है और उस पर कर देना है बॉक्स। क्लियर। सेक्शन ए मिडल में आपको नंबर डाल देना है सेक्शन ए। अब देखो पेपर में आपको दिखा रही हूँ 1 से लेके 24 क्वेश्चन तक सेक्शन ए रहेगा। 1 से लेके 24 क्वेश्चन तक सेक्शन ए रहेगा। उसको किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। आंसर 1 ऐसे ही लिखना है आपको, आंसर 1। इसमें बॉक्स नहीं करोगे तो चलेगा, पर इस तरह से लिखना है आंसर 1। सप्लीमेंट्री आपको स्कूल वाले ही देते हैं। क्लियर। आपको भी अगर खुद की भी लेनी हो तो भी बेफिक्र प्रॉपर वे में ऐसे स्पेस कर करके लिखो कि आपका पेपर अच्छी तरीके से दिखे। आंसर 1। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो मैं यहाँ पे मार्जिन करने का भी बोलती, पर अभी 9th स्टैंडर्ड में उसकी ज़रूरत नहीं है। आंसर 1 नंबर के आंसर है चूज दी करेक्ट का, पर मैं आपको यहाँ पे मेथड कर सेक्शन ए में आंसर 1। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये सलाह देना चाहती हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है उसकी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई यहाँ पे करने के बाद ही आंसर लिखो। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है फर्स्ट √3 + √2 अपॉन √3 - √2 प्लस √3 - √2 अपॉन √3 + √2 इक्वल टू ब्लैंक। क्लियर। यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिखना है। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगी, ध्यान देना। √3 + √2 अपॉन √3 - √2 प्लस √3 - √2। मैं यहाँ पे आपको ये सलाह देना चाहती हूँ कि जो भी क्वेश्चन है उसमें अगर सिंप्लीफाई की ज़रूरत है, कैलकुलेशन की ज़रूरत है, वो यहाँ पे करने के बाद ही आप फाइनल आंसर लिखो। जैसे भी यहाँ पे क्वेश्चन है √3 + √2 अपॉन √3 - √2 प्लस √3 - √2 अपॉन √3 + √2। ये क्वेश्चन आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसका सेपरेटली करो रेशनलाइजेशन और इसका भी सेपरेटली रेशनलाइजेशन करो और आंसर लो, या दोनों को एलसीएम में लेने के बाद करो। पर मैं सेपरेटली रेशनलाइजेशन लेती हूँ। √3 + √2 अपॉन √3 - √2। तो √3 - √2 का रेशनलाइजेशन करूँगी मैं √3 + √2 डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर।
आप सबको पता ही होगा, आप सबको फर्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख लो, उसमें मैंने सारे टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं। जब भी आपका डिनोमिनेटर माइनस हो तो उसका रेशनलाइजेशन होता है प्लस से। जैसे कि यहाँ सेकंड टर्म में आपको दिया है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, तो √3 प्लस √2 का रेशनलाइजेशन होगा √3 माइनस √2, डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर। अब रेशनलाइजेशन करो, देयरफॉर लिखो, एरो करो, सब अंदर ही करना है, बाहर की का साइड कुछ भी हमें नहीं लिखना है। देयरफॉर नीचे डिनोमिनेटर में ऑलवेज, जब भी आप कोई टर्म का रेशनलाइजेशन करोगे, डिनोमिनेटर में ऑलवेज एक माइनस वाली टर्म आएगी और एक प्लस वाली, जिसकी फॉर्मूला रहेगी a² माइनस b²। जबकि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में देखो दोनों टर्म यहाँ पे सेम है, तो √3 प्लस √2 होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट डिनोमिनेटर में आएगा √3² माइनस √2² और न्यूमरेटर में √3 माइनस √2 होल स्क्वायर। अब जब भी होल स्क्वायर हो, जब भी a प्लस बी होल स्क्वायर हो या a माइनस बी होल स्क्वायर हो, तब आप लोग लगाओगे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला और a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला। तो यहाँ पे लगेगा a² प्लस 2ab प्लस b² और डिनोमिनेटर में आएगा 3 माइनस 2 प्लस सेकंड टर्म में a², बीच में मिडल टर्म माइनस है तो माइनस 2ab आएगा, ab प्लस b² अपॉन 3 माइनस 1। क्लियर? यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दी है। अब √3² रहता है 3 प्लस 2, 3 2 ज़ा √6, √2² 2, 3 माइनस 2 1 प्लस √3² 3, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 √6 प्लस √2² 2 अपॉन 1। अब यहाँ पे ध्यान दो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सिंप्लीफाई होगा, जिसमें प्लस 2 √6 और माइनस 2 √6 कट हो गया। देन 3 + 2 10, 3 + 2 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 5 10। देन योर आंसर इज, आंसर तो हमें लिखना बाकी है, तो ये 4 ऑप्शन में से हमारा आंसर आ रहा है C10। तो यहाँ पे लिखेंगे C10। इस तरह से आंसर लास्ट में लिखना जरूरी है। क्लियर? अब आ गए हम लोग आंसर 2 पे, तो 2 लाइन छोड़ के मैंने अगेन लिखा आंसर 2। देखो मैंने नीट एंड क्लीन लिखा है, मैंने पूरा सिंप्लीफाई लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन लिख के मैंने सिंप्लीफाई किया, फिर मैंने फाइनल आंसर भी लिखा है। अब मैं आ जाती हूँ आंसर 2। आंसर 2 में बोला है √2 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ब्लैंक। तो √2 में वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री 0 रहेगी, तो मैं इसका तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया B0। ऑप्शन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। अब आ जाते हैं हम आंसर 3 के ऊपर। आंसर 3, क्वेश्चन 3 क्या है? द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज ब्लैंक। तो पोलिनोमियल हमें सिंप्लीफाई करके नहीं दिया है, हमें पोलिनोमियल का सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन से टाइप का पोलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। क्लियर? और उसके हिसाब से हमें उसके जीरोस पता चलेंगे। तो चलो पहले तो मैं उसका सिंप्लीफाई करती हूँ। हमें दिया है x-2² माइनस x + 2²। यहाँ पे हम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला। क्या है? a² माइनस 2ab, 2ab तो 2 और a ऑलरेडी 2 है तो 2 2 ज़ा 4x प्लस b² माइनस ब्रैकेट a² माइनस 2ab प्लस b²। अब ब्रैकेट रिमूव करो, देयरफॉर x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस रिमूव करो। देन जब भी आपको ब्रैकेट के आगे माइनस मिले, आप सबको समझ जाना है कि साइन चेंज होगी। देन माइनस 4x माइनस 4, x² कट प्लस 4 माइनस 4 कट। then your remaining value is minus 4x minus 4x minus minus plus 4 plus 4 8x। this is your answer। पर ये है लीनियर पोलिनोमियल, आपको बोला है 0,
तो ज़ीरो लीनियर पोलिनोमियल का एक ही ज़ीरो होता है, तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी 1। अब आ जाते हैं आंसर 4 पे। देखो आप लोग कितनी सारी सप्लीमेंट्री हो रही है, भले हो पर हमें नीट एंड क्लीन और ऐसे बड़े हैंडराइटिंग में ही पेपर लिखना है। आंसर 4 है द ग्राफ ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल x प्लस वाई इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द पॉइंट ब्लैंक। तो कौन से पॉइंट में से पास होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ध्यान दो यहाँ क्वेश्चन 4 में। द ग्राफ ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल x प्लस वाई इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द ब्लैंक पॉइंट, मतलब इसमें से जो भी पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करता होगा उसमें से वो पास होता है। 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते हैं। चलो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है 1 कॉमा -1, तो x प्लस वाई में उसको पुट करो, RHS 0 आना चाहिए, तो 1 प्लस -1 क्या आएगा? 1 -1 क्या आएगा? 0। क्लियर? तो ये तो पॉसिबल है। आगे आंसर आपका, आंसर आपको मिल गया, पर एक चांस लेते हैं। 1 कॉमा 1 पुट करके देखो, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा? 2। 1 कॉमा 0 पुट करके देखो, तो 1 प्लस 0 आएगा 1। 0 कॉमा 1 पुट करके देखो, तो 0 प्लस 1 आएगा 1। दैट मीन्स आपका एक ही नंबर सेटिस्फाइड हो रहा है, जो है ऑप्शन ए। क्या लिखेंगे? ए 1 कॉमा -1। आंसर 5, 5th नंबर का आंसर। द नंबर, ध्यान देना, द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड, मतलब कितने नंबर्स बनते हैं एंगल्स के, बाय ट्रांसवर्सल विथ अ पैर ऑफ पैरेलल लाइन। तो आप सबको मैंने सिखाया है, जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो टोटल 8 एंगल्स बनाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आएगा ऑप्शन आपका इसमें? 8। दैट मीन्स ए 8। क्लियर? आंसर 5 हो गया। अब जाते हैं हम लोग आंसर 6 पे। शांति से पेपर कैलकुलेशन करके लिखो, और इस तरह से नीट एंड क्लीन बड़े हैंडराइटिंग में एक एक स्टेप के बाद एक एक लाइन छोड़ो। क्लियर? 6 नंबर का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन दिस, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है, दैट कैन बी स्टोर इन अ पिट विच इज दिस मीटर लॉन्ग, दिस मीटर वाइड, दिस मीटर डीप, इज ब्लैंक। तो नंबर ऑफ कितने, मतलब एक पूरा टैंक दिया है, जिसमें मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊँ कि बॉक्सेस है, छोटे छोटे बॉक्स है, बराबर। जो इसमें कोई चीज़ होगी, कोई गिफ्ट आर्टिकल अगर हम लाए हैं, तो उसको एक बड़े से पिट के अंदर रखना है, तो कितने बॉक्सेस रखवाएंगे, मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें ढूंढना है। यहाँ पे ढूंढना है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स। याद रखना, जिसका नंबर ढूंढना है उसका वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ प्लांट्स, और न्यूमरेटर में आएगा जिसमें रखना है वो वॉल्यूम ऑफ पीट। पीट जो है वो सारे यूनिट उसके लेंथ ब्रेथ और हाइट, जबकि प्लैंक में भी आएगा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। पर इतना याद रखना, ऊपर सारे वैल्यू, सारे डायमेंशन, जो पीट है उसके सारे डायमेंशन मीटर में है। देन 16 इंटू 12 इंटू 4। जब डिनोमिनेटर में जो प्लैंक दिया है उसके 2 यूनिट सेंटीमीटर में है, तो उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेंथ तो 4 मीटर है, पर ब्रेथ और हाइट दी है 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। देन 50 सेंटीमीटर के हाउ मच मीटर, तो 0.50 आएगा। देन 0.50 इंटू 0.20, ये जो भी डेसिमल पॉइंट है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। क्लियर? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर की साइड 100 लिखने पड़ेंगे। 12 इंटू 4 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 50 इंटू 20। 0 0, 2 जीरोस कट। अब हम कटिंग करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 20 5 ज़ा 100, 2 6 ज़ा 12। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन, 6 4 ज़ा 24, 24 इंटू 5 करो, 24 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, 120,
120 into 16, then 120 into 16, तो 0 2 1 0, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 plus 1 7, 1920। क्या आया आंसर आपका? 1920। क्लियर? मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा? सी ऑप्शन, बराबर। बी ऑप्शन 1920। क्लियर? देखो मैंने अभी तक 6 MCQ थे वही सॉल्व किए हैं, और आप लोग देख सकते हो कि मैंने किस तरह से लिखा है। पहले हेडिंग डाला सेक्शन ए, फिर आंसर 1 का सिंप्लीफाई किया और उसका आंसर लिखा। आंसर 2 जो था उसमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसका डायरेक्ट आंसर लिखा। आंसर 3 में अगेन सिंप्लीफाई किया और आंसर लिखा। आंसर 4 में अगेन सिंप्लीफाई किया और आंसर लिखा। 5 में तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ की। आंसर 6 में करने की ज़रूरत थी तो मैंने क्वेश्चन लिखा। पीछे मैंने रफ वर्क किया, और जहाँ पे लिखा है वहाँ पे बड़े हैंडराइटिंग से लिख दो रफ वर्क, तो कोई भी टीचर का ध्यान जाए कि ये तो रफ वर्क है। समझ में आ रहा है? आगे चलो, 6 के बाद आ रहा है आंसर 7, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है। आंसर 7, आंसर 7 में क्या बोला है? देखो क्वेश्चन बोला है द डेसिमल फॉर्म। हम सबको पता है, अगर आपको नहीं पता है रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, इरेशनल किसे बोलते हैं, तो मैंने चैप्टर 1 का क्विक रिवीजन रख दिया है जिसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। प्लीज़ क्लियर, आप लोग वहाँ पे जाके वो चैप्टर रिवाइज कर लो तो आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन पता चलेगा। डेसिमल फॉर्म बोला है किसका? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो होता है उसका फॉर्म कैसा होता है? इरेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये तो मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता रही हूँ, बराबर। अब ऑप्शन क्या दिया है उसमें हम देख लेते हैं। वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यहाँ पे आपको बोला है नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बराबर है। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग ऑप्शन आएगा आपका। क्लियर? क्या आएगा आपका ऑप्शन? टर्मिनेटिंग। ये है आपका आंसर, टर्मिनेटिंग। आंसर नंबर 7 हो गया। आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 देख लो। यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। आपको कोई पॉइंट दिया है एल डायग्राम में, जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखने हैं। चलो तो पहले तो मैं डायग्राम देख लूँ। डायग्राम में मैंने एल ढूंढ लिया, ये रहा मेरा एल। एल में एक्स एक्सिस पे आ रहा है -5 और वाई एक्सिस पे आ रहा है -4। देन योर आंसर इज, क्या आएगा आपका आंसर? -5, -4, बी ऑप्शन, -5 एंड -4। है इजी, पेपर बहुत ही इजी है, पर आप लोग इस वेज में लिखोगे तो आपका पेपर अच्छा दिखेगा, नीट एंड क्लीन दिखेगा, गलती होने के चांस कम है। क्लियर? आ जाते हैं आंसर 9 पे। अ लाइन सेपरेट अ प्लेन इनटू 3 पार्ट। और कोई भी लाइन है वो जो सेपरेट करती है प्लेन सरफेस को इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में जब डिस्ट्रीब्यूट करती है, ध्यान देना हो, कोई भी लाइन जो है वो प्लेन को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, देन नेमली द ब्लैंक प्लेन एंड द लाइन इटसेल्फ। तो क्या होता है? कौन सी लाइन इटसेल्फ होती है? 2 हाफ। क्या आता है? 2 हाफ। 2 हाफ। अ लाइन सेपरेट अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। यस, कोई भी लाइन होती है जो आप लोग ड्रॉ करते हो तो वो क्या करती है? ये लाइन मैंने ड्रॉ की। क्लियर? वो प्लेन को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, बराबर। फर्स्ट ये सेकंड और ये लाइन इटसेल्फ। तो ये ही बोला है द ब्लैंक प्लेन्स एंड द लाइन इटसेल्फ। तो लाइन इटसेल्फ तो हो गया, तो 2 हाफ प्लेन रहे ना, तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे? 2 हाफ। 2 हाफ प्लेन और लाइन इटसेल्फ, तो इटसेल्फ तो लिख के दिया है, तो क्या आएगा? 2 हाफ। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे तो बच्चे क्या बोलते हैं? आउट ऑफ सिलेबस है। भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, जीके का क्वेश्चन है, ये तो तुझे पता आना चाहिए ना, कि थोड़ा दिमाग तो आपको दौड़ाना पड़ेगा। अब आप 9th स्टैंडर्ड में हो। आंसर नंबर 10, आंसर नंबर 10 में बोला है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ लाइन
in such a way that a pair of alternate angles are equal, then the lines are blank. तो लाइंस कैसी होती है? तो पैरेलल. कैसी होती है लाइंस आपकी? पैरेलल. आप सबको पता ही है, वो पैरेलल के लिए ही वो प्रॉपर्टी है. अब आंसर आया है 11 नंबर का आंसर. 11 में क्या बोला है? फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ब्लैंक. जब आप कोई भी फिगर ड्रॉ करते हो, किसको ज्वाइन करके? मिड पॉइंट. किसको ज्वाइन करके? मिड पॉइंट को. मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जब आप कोई फिगर ड्रॉ करते हो दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस की, बराबर, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा बनता है? तो वो क्वाड्रिलेटरल बनता है आपका पैरेलेलोग्राम. कैसा बनता है? पैरेलेलोग्राम. ध्यान रखना ये. आंसर नंबर 12. देखो मैं एक चीज लिख रही हूँ, एक लाइन छोड़ रही हूँ. एक चीज लिखा, एक लाइन छोड़ा. एक चीज लिखी, एक लाइन छोड़ी. क्लियर? 12. सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन. सेगमेंट, पहले तो ये अगर आपका सिलेबस चल गया होगा पूरा तो ही आपको पता चलेगा. सेगमेंट इस तरह का होता है. यहाँ पे एक कॉर्ड होता है और ये सेगमेंट होता है. ये इतना पोर्शन सेगमेंट है ये. तो यहाँ पे ऐसा ही लिखा है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड. क्या आएगा? आर्क एंड कॉर्ड. याद रखना, कॉर्ड. जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको ये आने लगेगा. आंसर नंबर 13 से आपका चालू हो रहा है ट्रू फॉल्स. एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. तो यस, रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स रियल नंबर है. तो क्या लिखेंगे? ट्रू. आंसर नंबर 14. अ पोलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 0. नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है. 2 0 भी होते, 3 0 भी होते. तो क्या आता है? फॉल्स. आंसर नंबर 15. आंसर 15 क्या है आपका? टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन इनडिफाइनाइट ऑन बोथ द साइड्स. टर्मिनेटिंग लाइन जो होती है वो दोनों साइड इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होती है. तो यस, टर्मिनेटिंग लाइन मतलब हम जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं वो दोनों साइड इनफाइनाइटली होती है. तो यस, ट्रू. आंसर नंबर 16. डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड्स. ये आपके लिए कुछ नया होगा पर ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है. फॉल्स आता है. क्या आता है? फॉल्स. ये जरूरी नहीं है कोई भी दो साइड का डिफरेंस है वो तीसरी साइड जितना ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है. क्लियर? आंसर नंबर 17. 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. मतलब लाइन सेगमेंट ए बी की बात की है. लाइन सेगमेंट ए बी में क्या बोला है? पॉइंट सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. दैट मीन्स इसके दो इक्वल पार्ट करता है. सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. क्लियर? प्रूव दैट every line segment has one and only one midpoint. Every line segment have one and only one point. अब यहाँ पे ध्यान दो, ए बी क्या होता है आपका? ए सी प्लस सी बी. क्लियर? ए बी पूरा क्या होगा? ए सी प्लस सी बी का क्या होगा? एडिशन. क्लियर? तो मैं इसकी जगह 2AC भी लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ए सी और बी सी बोथ आर इक्वल. या 2ABC भी लिख सकती हूँ, दोनों लिख सकते हैं. क्लियर? अब इसके बाद C इज अ मिड पॉइंट. मतलब यहाँ पे हमें पता है कि C इज अ मिड पॉइंट, इसीलिए हमने ये लिखा है. क्लियर? अब ए बी जो है, अगर मैं यहाँ पे C के अलावा कोई दूसरा पॉइंट लेती हूँ D, टेक अनदर पॉइंट D, बराबर, पर डी मिड पॉइंट नहीं है. तो मैं ए बी इक्वल टू क्या लिखूंगी? ए डी प्लस डी बी. बराबर, जिसमें मैं 2AD लिख सकूँ. 2AD लिखती हूँ. बराबर, मैंने ले लिया है.
तो अगर मैं 2AD लिखती हूँ दैट मीन्स D इज अ मिड पॉइंट, बराबर। अगर मैं D मिड पॉइंट लिखती हूँ तो दैट मीन्स C और D बोथ आर इक्वल, एक ही जगह पे आएगा। क्लियर? तो लिखेंगे दैट मीन्स AC इक्वल टू AD एंड BC इक्वल टू BD, बराबर। वो जो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स हमने जो प्रूव करना था, एवरी लाइन सेगमेंट, दैट मीन्स एवरी लाइन सेगमेंट हैज one and only one midpoint. भले ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, और अगर आपको प्रूव दैट करने का बोला है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। आंसर नंबर 18, क्वेश्चन 18 देख लो, यहाँ पे ध्यान दो। राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड अ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। तो ये तो बहुत ही ईजी है। तो हम सबको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर ढूंढना हो कोई एंगल का तो वो 90 माइनस एक्स होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो रहेगा आपका 90 माइनस एक्स। क्लियर? और सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा 180 माइनस एक्स। -एक्स। क्लियर? फिर 19 नंबर का आंसर, आंसर नंबर 19। आंसर नंबर 19, द बेस ऑफ आइसोसीलेस ट्राइंगल इज एक्स। बेस ऑफ आइसोसीलेस ट्राइंगल इज एक्स एंड इट्स साइड्स इज वाई। फाइंड द एरिया। बेस है, आइसोसीलेस ट्राइंगल बोला है मतलब दो साइड्स इक्वल होंगी उसकी। क्लियर? आइसोसीलेस ट्राइंगल है मतलब दो साइड इक्वल है, जो दो साइड इक्वल है वो वाई है और बेस है आपका एक्स। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं ए इज इक्वल टू वाई, बी इज इक्वल टू वाई, सी इज इक्वल टू एक्स। तो पहले हेरोन्स फॉर्मूला का सम है तो मैं पहले सेमी पेरीमीटर ढूंढती हूँ। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, देन वाई प्लस एक्स बाई 2, देन 2y प्लस एक्स बाई 2। आप सबको लगता होगा 24 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, मार्क्स तो कवर हो जाएंगे, पूछ पूछ के लिख देंगे, चोरी करके लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है मैथ्स में। मैथ्स में कई बार ऐसे कैलकुलेशन वाले ही सम पूछते हैं। अब हम ढूंढते हैं एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। Therefore, under root of your s is 2y plus x upon 2. Bracket 2y plus x upon 2 minus y. Bracket 2y plus x upon 2 minus y. Again 2y plus x upon 2 minus x. अब सिंप्लीफाई करेंगे। देखो मैं कितना बड़ा लिख रही हूँ, स्क्वायर रूट, और लास्ट तक ले जा रही हूँ। ऐसा नहीं कि ये दो टर्म तक आया, कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं दो टर्म तक उसकी लाइन हो बाकी आगे लाइन ना हो, दैट मीन्स ये दो टर्म रूट में नहीं है, ऐसे गिने जाते हैं, इसलिए लास्ट तक लाइन खींचो। अब 2y प्लस एक्स बाई 2 एज यूजुअल रखो। यहाँ पे 2 LCM लेंगे तो -2y होगा, तो कट हो जाएगा और रहेगा x अपॉन 2। यहाँ पे भी कट हो जाएगा तो रहेगा x अपॉन 2। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे 2x रहेगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ x माइनस 2x रहेगा माइनस 2y माइनस एक्स अपॉन 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे x अपॉन 2 x अपॉन 2 दो टर्म सेम है तो पैर बन गई, तो x अपॉन 2 बाहर निकल जाएगा रूट के बाहर। क्लियर? अंडर रूट में नीचे भी देखो 2 डिनोमिनेटर में 2 की पैर बन गई तो 2 भी बाहर निकल जाएगा। अगेन एक 2, रूट में क्या बचेगा? यहाँ पे है 2y प्लस एक्स और यहाँ पे है 2y माइनस एक्स। दिस इज द फॉर्म ऑफ a प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन x अपॉन 4
अंडर रूट ऑफ 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, दिस इज योर एरिया। कितना बड़ा आंसर है। किसी को तो ये देख के लगता होगा मैम सम गलत पूछा है। गलत कुछ नहीं पूछा भाई, आप लोग करो तो आ ही जाएगा। व्हाट वैल्यू कैन बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ में एक्स एक्सिस की वैल्यू रहती है मिड पॉइंट, याद रखना। वो जब मैं आप लोगों को एक और वीडियो ग्राफ हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ जिसमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ सिखाने वाली हूँ, उसमें सिखाऊंगी कि पॉलीगॉन ग्राफ में मिड पॉइंट किस तरह से यूज होता है। आंसर नंबर 21। अभी तो मैं आपको सिर्फ कैसे आपको पेपर लिखना है वो सिखा रही हूँ। क्लियर। आंसर नंबर 21 जो है आपका मैच द फॉलोइंग, ध्यान देना, जो है आपका मैच द फॉलोइंग। ए प्लस बी होल क्यूब, इसकी फॉर्मूला होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाला ही उसका आंसर है, समझ में आ रहा है। तो कोई बात नहीं, पर हम लोग यहाँ पे पूरा आंसर लिखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू करके ऑप्शन लिखो ए, और फिर आंसर भी लिखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। समझ में आ रहा है। आंसर नंबर 22। 22 में क्या बोला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला ये रही बी में। देन लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू बी ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं आंसर नंबर 23 पे। आंसर नंबर 23 अगेन 23 और 24 मैच द फॉलोइंग ही है, जिसमें बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर विथ अ डायामीटर दिस। तो ये तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे बात की है हेमिस्फीयर की, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे हेमिस्फीयर। बात की है हेमिस्फीयर के बारे में, जिसका कर्व्ड सरफेस आपको एरिया ढूंढना है, जिसका डायामीटर दिया है आपको 42 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर 42 है तो रेडियस होगा 21 सेंटीमीटर। वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। बहन तू बड़ा 2 पाई आर स्क्वायर, जिसमें 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह आएगा 21 इंटू 21। 21 इंटू 21 क्यों लिखा, आर स्क्वायर है इसलिए डायरेक्ट 2 बार लिखा है। 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 22 इंटू 6 132, 132 इंटू 21, तो पीछे मल्टीप्लाई करके लिख लेने का। 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। इसलिए आपका ऑप्शन है सी 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर नंबर 24। क्लियर। जिसमें आपको बोला गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर विथ अ डायामीटर दिस, मतलब यहाँ पे हेमिस्फीयर की ही बात की है, जिसका आपको टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर, जिसमें अगेन डायामीटर ही दिया है आपको 42 सेंटीमीटर। देन योर रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। लगाओ फॉर्मूला और रिप्लेस करो वैल्यूज। 21 इंटू 21, 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। क्लियर। 22 इंटू 9 करो, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, 198, 198 इंटू 21, 198 इंटू 21, 8 2 ज़ा 16, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 8 1 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 9 प्लस 6 15, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, 4158। क्या आ रहा है आंसर आपका 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपका ऑप्शन आ रहा है ए। क्या आ रहा है ए, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये आपका सेक्शन ये यहाँ पे ख़त्म होता है।
कितनी मिनट लगी? 20 से 30 मिनट आपको सेक्शन ए के 24 क्वेश्चन करने में लगेगी। एक बार देख लो, जैसे कि मैंने आपको सेक्शन ए मिडल में लिखने का सिखाया, फिर आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, 4, 5 इस तरह से कैलकुलेशन करते हुए मैंने सारे आंसर लिखे हैं। कितने नीट एंड क्लीन, कितने बड़े हैंड राइटिंग में, एक स्टेप के बाद एक लाइन छोड़ी गई है, दिख रहा है कितना नीट एंड क्लीन पेपर लिख रहा है। मुझे लगता है तब तक ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन बी कैसे लिखना है वो सिखाऊंगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।